माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। देवेंद्र भाई हमारे बड़े भाई हैं। आज इनके निमंत्रण पर आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला। बहुत ही बेहतरीन संचालन कर रहे हैं। शुरू से अभी तक पूरा समय इन्होंने बांध कर रखा हुआ है। मैं चाहूँगा एक बार इनके प्रयासों के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। जो इतनी अच्छी टीम आप लोगों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर इन्होंने इतने अच्छे अच्छे कवियों को बुलाया और आप आज के लिए एक खूबसूरत शाम सजाई। परंतु बड़े भाई हैं और आज होली का अवसर है तो कुछ शिकायत करने का भी मन है। देखो, जो संचालक होता है ना, कई बार जोश में ज़रूरत से ज़्यादा बड़ाई कर देता है। अब ये जब मेरे को यहाँ पर मंच पे बुलाया था, इन्होंने कहा कि ये फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश के कोने कोने में जाते हैं। बस सीधी सी बात है, मैं क्यों कोने में जाऊँ? नहीं, मैंने किसी का कोई कर्जा ले रखा है या मैंने चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे किए हुए हैं। मैं पब्लिक के बीच में जाकर के पढ़ता हूँ। आपने देखा होगा सारे कवि यहाँ कोने में पढ़ रहे थे, मैं बीच में लेकर के आया। क्यों जाऊँ मैं कोने में? और बात सही लगी हो तो फिर ताली बजाओ एक बार ढंग से। हाँ, आ जाओ आप सब भी। अभी खूब माल बचा हुआ है, बाद में सबको मिलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और जब सारे लोग बीच में ब्रेक हुआ था, सब लोग अपने खाने पीने में व्यस्त थे। हमारे देवेंद्र भाई साहब इतने जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये यहीं पर ही बैठे रहे। मैं वहाँ से देख रहा था, अकेले बैठे हुए थे यहाँ पर। वो ऐसे लग रहे थे जैसे बारात में वो कन्यादान लिखने वाला बैठा रहता है ना एक कोने में। हाँ, ये हमारे भाई साहब का फीडबैक है, ये आप तक पहुँचाया है मैंने, ये मेरी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लग रहे थे। एक बार ताली बजाओ ढंग से, देखो मज़ा नहीं आया। और ऐसा नहीं है, देखो आपकी तालियों से कोई कार्यक्रम बड़ा हो जाएगा या कोई कवि बड़ा सिद्ध हो जाएगा। ये हर एक कवि को तालियों की जरूरत पड़ती है, चाहे कोई बड़ा कवि हो चाहे छोटा कवि हो। मैं देख रहा हूँ भाई साहब कई देर से हर एक कवि का वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से। मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे। एक तो अपने हाथों को तकलीफ दे रहे हो, दूसरा मेरे हिस्से की तालियां खा रहे हो आप, और तीसरा मुझे पता है करना आपने भी कुछ नहीं। रिकॉर्डिंग भेजोगे अपनी गर्लफ्रेंड को और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएगी मेरे पास। क्या मिला है? गिलास फोड़ा 12 अन्ना, कुछ मिला आपको? आनंद लो भाई। ये कवियों को तालियों की जरूरत क्यों पड़ती है मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और बात आप तक पहुँच जाए तो फिर मुझे शुरू करने की अनुमति देना कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बड़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की, मौके पे चौके की, गालों पे लाली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम कवियों को आपकी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सर एक बार जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कवि ना जाए खाली। और जो ना पीटे अब भी ताली, उसको पीटेगी घर वाली। हाँ, लगना चाहिए, कार्यक्रम हो रहा है ठीक ठाक। ये भाई संदीप जगन आज बहुत बढ़िया शानदार ओपनिंग की, इन्होंने बहुत बढ़िया वीर रस सुनाया, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने पढ़ा यहाँ पर। बहुत बहुत बधाई देता हूँ संदीप को। वरना तो अक्सर भाई साहब क्या होता है, वीर रस का कवि ज़बरदस्ती में चिल्लाने लग जाता है। हाँ, और कई बार श्रोता डर के मारे तालियां बजा देते हैं। और ऐसा लगता है जैसे अभी माइक लेके नीचे ही ना कूद पड़े। कई बार होता है ऐसा। वो एक कवि सम्मेलन में वीर रस का कवि आया और आते ही उसने पढ़ना शुरू किया। बोला, मैं पत्थर को पाषाण बना सकता हूँ, मरघट को शमशान बना सकता हूँ, मानव को इंसान बना सकता हूँ, और हे ईश्वर तुझे भी भगवान बना सकता हूँ।
बजा दी ताली ऐसे ही जैसे आप लोगों ने बजाई, तो समझ में कुछ आया नहीं, बस चीखना चिल्लाना जबरदस्ती। अच्छा, कई बार क्या होता है, वीर रस की कविताएं सुनने का ना साइड इफेक्ट भी हो जाता है। ये संदीप जगन एक जगह कविताएं सुना रहा, ये हमारा ब्रिजवासी, इसमें भी जोश आ गया। जैसे इसने इसकी कविताएं सुनी, इसके अंदर की देशभक्ति जग गई। घर पहुंचा, बोला सत्ता मेरे हाथ में दे दो, हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में दे दो, हालात बदल दूंगा। जबरदस्ती इसको पुचकार के सुलाया, सो गया। सुबह उठते ही फिर सत्ता मेरे हाथ में दे दो, हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में दे दो, हालात बदल दूंगा। इसकी माँ ने बुलाया, बोली इधर आ। एक मारा कान पे थप्पड़, बोली रात से पजामा उल्टा पहन रखा है, पहले वो तो बदल ले, हालात बाद में बदल ले। बिना बात की बात कर रहे हैं। देश में चुनावी माहौल है और उधर बंगाल में तो भगदड़ मची हुई है एक अलग तरह की। मैं आपको बताता हूँ एक सबसे अजीब, सबसे आश्चर्यजनक घटना। टीएमसी के एक विधायक ने ममता बनर्जी को इस्तीफा भेजा, और इससे छोटा इस्तीफा हो नहीं सकता आज तक। वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन गया ये, पूरी दुनिया में इससे छोटा इस्तीफा नहीं हो सकता। और आपको लगे कि वास्तव में इससे छोटा इस्तीफा नहीं हो सकता, फिर सबकी तालियां मांगता हूं। उस विधायक ने इस्तीफा भेजा ममता बनर्जी को, क्या लिखा, आदरणीय दीदी ममता बनर्जी, जय श्री राम। अंडरस्टूड है। एक बार ताली बजाओ, बात अच्छी लग रही हो तो। हाँ, ये सारी बातें होंगी, प्रेम मोहब्बत की भी बातें करेंगे। ये भाई हमारा पत्नी पीड़ित कहाँ गया, मनोज मनमोजी, ये पत्नी पीड़ित संघ का प्रधान है, ये बता दूं आप लोगों को। हाँ, और ये भाई संदीप कह रहा था, बोला मैं घर से जब तक नहीं निकलता माँ के पैर ना छू लूँ। भाई साहब, मैं भी घर से नहीं, ये थोड़ी हास्य रस के कवियों में संस्कार नहीं होते। मैं भी घर से जब तक नहीं निकलता जब तक अपने माँ के पैर ना छू लूँ। वो अलग बात है कि मैं पहले रिवाड़ी रहता था, अब मैं नौकरी की तलाश में यहाँ फरीदाबाद मुझे रहना पड़ रहा है। मेरे माँ बाप रिवाड़ी में हैं, परंतु मैंने अपने संस्कार आज भी नहीं बदले। मैं तब भी घर से माँ के पैर छू के निकलता था और आज भी घर से माँ के पैर छू के निकलता हूँ। ये अलग बात है कि वो मेरे बच्चों की माँ है। हाँ बिल्कुल। और हमारे देवेंद्र भाई, इनको देख देख करके हमने थोड़ा बहुत लिखना सीखा, परंतु शुरू से ये ऐसे नहीं थे। बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, कई बार ब्लड डोनेट भी करते रहते हैं और कविताएं भी बहुत अच्छी लिखते हैं और बहुत अच्छा संचालन भी कर रहे हैं। परंतु शुरुआत में ये कविताएं वगैरह नहीं लिखते थे, बाद में धीरे धीरे जैसे लोगों की संगत होती है वैसे वैसे रंग चढ़ने लगता है। 71 बार, हाँ ये कह रहे हैं मुझे, सबको बताओ 71 बार इन्होंने ब्लड डोनेट किया। वास्तव में अभी पिछले हफ्ते रेड क्रॉस वाले इनके घर पहुंच गए हमारी भाभी जी का सम्मान करने। बोले जी आपके पति ने 71 बार ब्लड डोनेट किया है, तो बोली सम्मान इनका करो। बोले नहीं, हम आपका करेंगे, क्योंकि आपने छोड़ दिया तो ये कर पाए। वास्तव में ये शुरू में एक बार जा रहे थे बस में कहीं पर, अब वहाँ पर कवियों और शायरों की टीम जा रही थी कोई बस में, किसी कवि सम्मेलन में इकट्ठे 10-15 बैठे हुए थे कवि। अब रास्ते में टाइम पास करने के लिए वो अपनी कविताएं सुनाने लगे, शेरो शायरी सुनाने लगे। तो इनका कवि प्रेमी मन है, अपने आप नेचुरली आकर्षित हो गए उनकी तरफ, वहाँ जाकर बैठ करके सुनने लगे। अब वो कविताएं सुना रहे, ये बीच में वाह वाह कर रहे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उनको लगा यार ये भी बंदा कोई है तो कलाकार आदमी, जो इतनी बारीक बात को भी पकड़ रहा है और सही जगह पर दाद दे रहा है। उन्होंने कहा यार भाई साहब आप भी सुनाओ। बोला नहीं नहीं मैं नहीं लिखता, मैं तो बस वैसे ही सुनने में आनंद आ रहा है, आप सुनाइए। बोला नहीं भाई साहब सुनानी तो पड़ेगी। अब फंस गए ये, अब हार भी नहीं मान सकते, फरीदाबाद का नाम भी नहीं डुबो सकते। इन्होंने कहा चलो सुनाता हूँ। अब सोच रहे यार क्या करूँ, तभी इन्होंने देखा बस की एक खिड़की पर एक शेर लिखा हुआ था। इन्होंने कहा ले बन गई बात। बोले भाई साहब एक शेर सुनाऊंगा। बोले चलो सुनाओ। बोले जी सुनो फिर। बोले फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे। अब एक सारे शायर बोले अरे भाई वाह 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 वाह, और एक शायर जोश में खड़ा हो गया, बोला भाई वाह 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 वाह। और वो जहाँ खड़ा हुआ उसी खिड़की के नीचे खड़ा हो गया और दूसरी लाइन दब गई उसके सिर के नीचे।
बोले फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे। अब ये परेशान, बोले यार अगली लाइन कैसे पढ़ूं, बैठ तो सही। अब कह भी नहीं सकते उसको कि बैठ तो सही, पर दिमाग वाला आदमी है, इसने तुरंत अपनी नजर दौड़ाई, ड्राइवर के पीछे एक लाइन लिखी हुई थी उसको जोड़ करके शेर पूरा कर दिया। बोले फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुदा करे, सवारी अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। ये हो जाते हैं। ये हमारा कुलदीप ब्रजवासी अभी सुना रहा था, वो रंग भंग भाभी देवर पता नहीं क्या क्या कर रहा था। बहुत शर्मीला व्यक्ति है, आज इसने इतना बढ़िया सुनाया आप लोगों को। शुरू में भाई साहब इससे लड़की नहीं पट रही थी, सीरियसली नहीं पट रही थी, बड़ी मुश्किल से एक छोरी पटाई इसने। अब उसको लेकर के गया डेट पर, अब डरता डरता गया कहीं मामला बिगड़ ना जाए, बड़ी मुश्किल से पटी है, डरता डरता गया वहाँ पर, जाकर के अपनी गर्लफ्रेंड से बोला डार्लिंग ये मेरी पहली डेट है, कोई गलती हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ कर दिए। उसने भी देखा यार ये तो मामला खराब कर रहा है, उसने थोड़ा इसको मोटिवेट करने के लिए तुरंत झप्पी पा ली और इसके कस के गले लगा लिया और बोली रे छोरे तेरा दिल तो कुरकुरे जैसा है। इसने मारी लात, उसके दूर जा कर के पड़ी। बोला आई कुरकुरे वाली, जेब में 2 रुपए बीड़ी का बंडल था वो भी फोड़ दिया तने। तो एक बार ताली वाली बजा दो। एक कविता आप लोगों के बीच में सुनाना चाहता हूँ। कोरोना काल से हम लोग निकल रहे हैं, निकलते निकलते फिर यू टर्न लेकर के दोबारा घुस गए हैं। अब आज की डेट में भी जो 1 साल पहले हालात थे, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि 2 गज की दूरी जरूरी तो है, मगर किन लोगों से। एक शेर रखता हूँ और फिर एक छोटी सी कविता आप लोगों के बीच में, कि कभी सच कहने की हिम्मत तो दरबारी नहीं करते। क्या बात है? कि कभी सच कहने की हिम्मत तो दरबारी नहीं करते, सियासी लोग सच्चों की तरफदारी नहीं करते। और बात अच्छी लगे तो फिर आखिर तक तालियां मिलनी चाहिए। कि कभी सच कहने की हिम्मत तो दरबारी नहीं करते, सियासी लोग सच्चों की तरफदारी नहीं करते, और रखो 2 गज की यश दूरी जमाने में उन्हीं से जो, कि रखो 2 गज की यश दूरी जमाने में उन्हीं से जो वफा की बात करते हैं वफादारी नहीं करते। वफा की बात करते हैं वफादारी नहीं करते। और सीधे सीधे एक कविता बस मात्र 5 मिनट और आप लोगों के लूँगा, व्यवस्थित हो जाइए। सारा ये कार्यक्रम चलते रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, खान पान भी बराबर चलता रहे और साथ में आपके मनोरंजन के अंतिम 5 मिनट आप लोगों के बीच में हूँ। उसके बाद आप मेरी श्रद्धांजलि में कभी तालियाँ बजाना चाहो तो बजा दीजिएगा। बीच में कहीं आपका मन करे कोई बात आपके दिल को छू जाए तो ताली बजाने में कंजूसी मत करिएगा। मैं सीधा सीधा कविता पढ़ता हूँ, एक बार आप तालियों से मुझे आदेशित कर दीजिए। कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया, बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। अब आपने देखा होगा कि कितने आविष्कार हो चुके हैं, एक से बढ़कर एक आविष्कार हो चुके हैं, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, परंतु आज तक कोई ऐसा आविष्कार नहीं हुआ जो मंदिर मस्जिद के बाहर खोए हुए जूते ढूंढ कर ला सके। और अगली जो मैं बात कह रहा हूं, अगर कृष्ण पाल गुर्जर जी यहाँ पर होते तो मंच पर आकर के मुझे ज़रूर आशीर्वाद देते, क्योंकि ये काम मंदिर और मस्जिद के बाहर खोए हुए जूते ढूंढने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है भाई साहब। क्योंकि अभी पीछे रात 8 बजे उनका जो फेवरेट टाइम स्लॉट है, जब भी 8 बजे बोलने आते हैं लोगों की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बोले बहनों और भाइयों, अगर आप अपने जूते चप्पल आधार कार्ड से लिंक करवा लें तो उनको भी ढूंढ के ला सकता हूं। और मुझे तो याद आता है कभी दिलावर साहब ने कहा था कि जहां गूंजे थे खुशियों के तराने, मुकद्दर देखिए रोए वहीं पर, और हुए मस्जिद से गुम जूते हमारे, जहां से पाए थे खोए वहीं पर।
कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया। बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। मैं मन ही मन बिलबिलाया, पुजारी पर चिल्लाया। पुजारी ने कहा, श्रीमान क्यों होते हो परेशान, मंदिर पर इल्जाम लगाते हो, पर उसे क्या, पर उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हो, पर उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हो, जो बन चुका है खुद लोकतंत्र के लिए खड्डा। क्या उससे भी बड़ा है कोई डाकू चोर लुटेरों का अड्डा, क्या उससे भी बड़ा है कोई डाकू चोर लुटेरों का अड्डा। व्यर्थ ही इतना शोर मचाया है, सिर्फ जूते ही तो चुराए हैं, कौन सी बड़ी धनमाया है। बोला यहाँ इस देश में अरबों करोड़ों के घोटाले हो जाते हैं, तूने एक जोड़ी जूते के पीछे इतना घमासान मचा दिया। बोला व्यर्थ ही इतना शोर मचाया है, सिर्फ जूते ही तो चुराए हैं, कौन सी बड़ी धनमाया है। और पुजारी की बातों ने मुझे अंदर तक हिला डाला और मेरे कवि हृदय ने तुरंत जूतों पर पूरा पुराण लिख डाला। अब अपने दुखी मन की व्यथा आप सबको बताता हूं, जूते को सिर्फ जूता समझने वालों, तुम्हें जूते की पूरी महिमा सुनाता हूं। तो यहां से जूते की महिमा शुरू होती है और इस यात्रा में कहीं लगे कि आपके अनुभवों को, आपके मन की भावना को मैंने ठीक से शब्द देने का काम कर दिया हो, तो फिर आप सभी का आशीर्वाद बराबर मिलता रहे कि जूता जो कहने को तो सिर्फ पैरों में पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मजा आता है। कि जूता, अच्छा आपने देखोगा आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, ऐसे ही जूते के भी अलग अलग फ्लेवर होते हैं। कैसे कि जूता जो कहने को तो सिर्फ पैरों में पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मजा आता है। और अगर यही जूता पानी में भिगो भिगो कर खिलाया जाए तो खाने वाले का मजा दोगुना हो जाता है, तो खाने वाले का मजा दुगना हो जाता है। और हो अगर जूता चांदी का तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और अगली पंक्तियां इस पूरे सदन को समर्पित करता हूं और दावा करता हूं, अपने हाथों को रोक सको तो रोक कर दिखाना कि हो अगर जूता चांदी का तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और जिस किसी को इन जूतों का प्रसाद माँ बाप या गुरुओं के हाथों मिल जाता है, तो यकीन मानना उसका तो पूरा जीवन ही संवर जाता है, तो यकीन मानना उसका तो पूरा जीवन ही संवर जाता है। मगर गलती से अगर किसी को जूते खाने की लत लग जाए तो दोस्तों वो जूतों का यार कहलाता है, तो दोस्तों वो जूतों का यार कहलाता है। और ऐसे लोग जूते के प्रति अपनी पूरी ईमानदारी बरतते हैं। वो ना प्यार की ना तकरार की, वो तो सिर्फ जूतों की ही भाषा समझते हैं, वो तो सिर्फ जूतों की ही भाषा समझते हैं। और जूते को जरा भी कम मत समझना, जूते को जरा भी कम मत समझना। जूतों का भी अपना गौरवमय इतिहास है, समय आने पर स्वयं को सिद्ध किया खास है। और एक और इतिहास की पृष्ठभूमि से तर्क उठाकर आप लोगों के अदालत में रखता हूं, और आपको लगे कि एक तार्किक बात, एक अच्छी बात कह दियो तो फिर से आशीर्वाद मांगता हूं कि जूतों को जरा भी कम मत समझना। जूतों का भी अपना गौरवमय इतिहास है, समय आने पर स्वयं को सिद्ध किया खास है। जूतों के पूर्वज जिन्हें कभी चरण पादुका या खड़ाऊं के नाम से जाना गया था, एक समय उन्होंने ही 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया था, एक समय उन्होंने ही 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया था। और जूता भले ही अपने मुंह से कुछ न कह पाता है, परंतु पहनने वाले की समाज में औकात दिखा जाता है। जूता भले ही अपने मुंह से कुछ ना कह पाता है, परंतु पहनने वाले की समाज में औकात दिखा जाता है। जूता जो बन चुका हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिंदगी में दिखाता ना जाने कितने रंग हैं। और मात्र कुछ उदाहरण आप लोगों के बीच में रखकर अपने इस काव्य पाठ को जल्दी से समेटने की कोशिश करता हूं। और जूता बन चुका हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, जिंदगी में दिखाता ना जाने कितने रंग है। जूता 2 पीढ़ियों को जोड़ने के भी काम आता है, कि जूता 2 पीढ़ियों को जोड़ने के भी काम आता है। क्योंकि कहा है कि जब बाप का जूता बेटे के पाँव में आ जाए तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है, तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। और जरा भी हैरान मत होना दोस्तों,
ये जूता कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों को भी फेल कर जाता है। जरा भी हैरान मत हो ना दोस्तों, ये जूता कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों को भी फेल कर जाता है, क्योंकि सिर्फ सूंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। सिर्फ सूंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। और जब कभी आप सभी प्रॉपर्टी डीलर हैं तो इस बात की गहराई को और अच्छे से समझ पाएंगे कि जब कभी किसी आलीशान इमारत के भाल पर यह जूता सज जाता है तो बुरी नजर से बचाकर एक माँ का फर्ज निभाता है। तो बुरी नजर से बचाकर एक माँ का फर्ज निभाता है। और ये जूता कभी यूं भी काम आता है कि सरफिरे मजनुओं के सर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है। और ये जूता कभी यूं भी काम आता है कि सरफिरे मजनुओं के सर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है। और जिसका कोई नहीं बुरे वक्त में जूता ही उसका साथ निभाता है। जिसका कोई नहीं बुरे वक्त में जूता ही उसका साथ निभाता है। वर की तलाश में भटकता लड़की का गरीब बाप हो या नौकरी की तलाश में सड़कों की धूल फांकता बेरोजगार हो, घिसा लेता है ये अपने तन को और अपनी जान पर खेल जाता है। नुकीले पत्थरों, राहों के कांटों या तपती रेत, सभी के जख्मों को हंसकर खुद ही सह जाता है। सभी के जख्मों को हंसकर खुद ही सह जाता है। और सिर्फ दुख में ही नहीं, ये जूता खुशियों में भी साथ निभाता है। सिर्फ दुख में ही नहीं, ये जूता खुशियों में भी साथ निभाता है। शादी के शुभ अवसर पर अक्सर दूल्हे की सालियों का जी ललचाता है। शादी के शुभ अवसर पर अक्सर दूल्हे की सालियों का जी ललचाता है। और जूता चुराने के बदले शगुन के तौर पर इनाम भी दिया जाता है। और आजकल ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर चढ़ा जाता है। और आजकल ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर जड़ा जाता है। और वैसे ये जूता एक और काम में भी लाया जाता है जब बड़े ही बेआबरू और टेढ़े किस्म के लोगों को हार बनाकर पहनाया जाता है। जब बड़े ही बेआबरू और टेढ़े किस्म के लोगों को हार बनाकर पहनाया जाता है। और आखिर में एक राज की बात बताता हूँ, कहने में थोड़ा शर्माता हूँ कि आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर डर कर कविता सुनाता है, क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार लुटाता है। क्योंकि वास्तव में सच्ची बात है बाबूजी, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मेरे साथ हुई है। एक और कवि सम्मेलन हो रहा था 55 सेक्टर, परंतु 55 सेक्टर है जैसे ये वैसे आसपास की सोसाइटी है वहाँ पर। अब संचालन भी यही कर रहे थे कुदरती, इन्होंने मेरे को खड़ा कर दिया कविता सुनाने के लिए। अब मैंने एक कविता सुनाई, उधर से पब्लिक की तरफ से एक जूता आया, मैं पीछे हट गया सीधा स्टेज के पीछे। मैं डर के मारे इनसे बोला, मैं भाई साहब बैठ जाऊं क्या? बोले एक जूते का करेगा भी क्या, एक और सुना दे। हाँ, ये गवाह है। तो आखिर में एक राज की बात बताता हूँ, कहने में थोड़ा शर्माता हूँ कि आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर डर कर कविता सुनाता है, क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार लुटाता है। और अब तो मुझे कहते हुए भी अफसोस होता है, देख देख कर मेरा दिल रोता है कि चाहे हो जूता या फिर जनता। कविता की अंतिम प्राण पंक्तियां आप लोगों की अदालत में रख रहा हूं। जिन पंक्तियों के कारण ये पूरी रचना रची गई, वो पंक्तियां आप लोगों की अदालत में रखता हूं कि अब तो मुझे कहते हुए भी अफसोस होता है, देख देख कर मेरा दिल रोता है कि चाहे हो जूता या फिर जनता, सिर्फ मंजिल पाने तक ही
दोनों को फुसलाया जाता है, झूठे वादों की चिकनी चुपड़ी पॉलिश से चमकाया जाता है और मंजिल मिलने के बाद दोनों को ही बिसराया जाता है। और आखिर में जूतों को मिलता है कोना और जनता को पड़ता है रोना, और जनता को पड़ता है रोना, और जनता को पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते अंतिम 4 पंक्तियां आप सभी को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भूल कर तकरार सारी, आओ खुलकर अब मिलें, बस जरा सी जिंदगी है, क्या पता फिर कब मिलें, और सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश है दिले नादान की, मुस्कुरा दें थोड़ा सा बस रास्ते में जब मिलें, मुस्कुरा दें थोड़ा सा बस। जय हिंद, जय भारत।